हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉपिक स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का जो पूरा एक सिलेबस होता है, ये कहीं पे जल्दी अगर हमें देखें तो ये हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है मतलब कुछ हिस्ट्री का पार्ट होगा, कुछ जियोग्राफी का पार्ट होगा, कुछ यहाँ पे पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड आ जाएंगे, है ना, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। तो स्टैटिक जीके का मतलब पहले ये समझिए, स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि फिक्स्ड हो, मतलब वो कभी चेंजेबल ना हो, चेंज ना हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिक जीके के पार्ट आ जाएंगे। इसके जो सिलेबस के रूप में हमें कवर करना है, हम उसमें देख लेते हैं। तो जो हमारा सिलेबस के रूप में अगर हमको कवर करना है तो सबसे पहले विश्व विरासत स्थल जितने भी हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व विरासत स्थल। दूसरा है हमारा टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस मतलब पर्यटन स्थल हो गया। इंपॉर्टेंट की बात करें तो हम इसमें जो हमारे जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, वो हो गया जो स्पोर्ट्स हो गए, हमारे बुक्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, नेशनल पार्क हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। इन 4-5 टॉपिक जो है हमारा, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आजकल के पेपर ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मेजर रिवर्स की बात करते हैं कि जो रिवर्स है एक्चुअल में, जैसे इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी हो गई, इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर कौन सी हो गई, किसे बिहार का शोक कहा जाता है, किसे बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। इस तरीके का जो रिवर वाला पार्ट है हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट लेक्स हो गया। लेक्स में हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंडिया और ये जो है लेक्स की बात करेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का कवर करेंगे, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों का लेक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं, कौन से नदी पे कौन सा बांध है, कौन से राज्यों के बीच में कौन से नदी पे विवाद चल रहा है, वो भी देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल एंड करेंसी की बात करते हैं तो पहले तो हमें अपने पड़ोसियों के बारे में जानना है कि पड़ोसी देश हमारे क्या हैं क्या नहीं है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी करेंसी क्या है, उनका क्या है बैकग्राउंड, ये सारा जानना है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइब्स की बात करेंगे। ट्राइब्स मतलब हमारी यहाँ जो जनजाति है, जैसे भील हो गया, भील कहाँ रहती है, हमारी राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम गारो खासी जानती है। जब ट्राइब्स की बात करें तो ये मेघालय साइड किया जाती है। इस तरीके से हमारे ट्राइब्स हो गए। उसके बाद जीआई टैग। जीआई टैग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो कि हर साल किसी न किसी चीज़ को मिलता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब हो गया कि तारीख, सेलिब्रेट जो किया जाता है, जैसे 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। इस तरीके के 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस तरीके के जो डेट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा यहाँ डांस आता है। तो डांस में हमारा 2 आता है, एक क्लासिकल आता है, एक नॉर्मल डांस आते हैं। तो जो क्लासिकल डांस होते हैं वो कुछ होते हैं, बाकी जो हमारे आम चाल में यूज होते रहते हैं जो डांसेस वगैरह, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, हम यहाँ पे सिलेबस, तो अभी हम यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब हो गया विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं तो ये बनाया क्यों गया, विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाए क्यों जाते हैं। बनाए इसलिए जाते हैं कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो आज खत्म होती जा रही हैं, है ना, या फिर उस देश में कितने टूरिज्म प्लेस बन सकते हैं वो हमारे विश्व विरासत स्थल से ही पता चलता है। अगर आप मान लो आज इंडिया में कोई घूमने आता है तो वो क्या गूगल पे सर्च क्या मारेगा कि विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं इंडिया में, तो वो सीधे पकड़ेगा उनको और वहाँ पे उस स्टेट में जाके वो अपना ट्रेवल करेगा, वहाँ पे वो टूरिज्म प्लेस। एक तरीके से जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनका संरक्षण करता है। दूसरे की बात करें कि जो हमारे आर्ट और कल्चर होते हैं इनका भी रख रखाव कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस में है, जो कि कहाँ पड़ता है, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट प्रेसिडेंट, इस टाइम पे अगर हम बात करें कि यूनेस्को के करंट प्रेसिडेंट यानी इस टाइम पे 2021 में इस टाइम पे कौन है प्रेसिडेंट, आप बताएंगे, ऑड्रे अज़ौले नामक व्यक्ति हैं, क्या है हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, किसके, यूनेस्को का। अब ये यूनेस्को क्या काम करेगी कि ये 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का गठन करेगी। किसका गठन करेगी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी जाके उस चीज पर्टिकुलर जगह का क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, और वो इंस्पेक्शन करने के बाद ये बताएगा कि वो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने के लायक है या नहीं। तो ये हमारा कौन सी कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत समिति। ये गठन किसने किया था, यूनेस्को ने किया था। कब किया था, 1972 में किया गया था। ठीक है, यूनेस्को का गठन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में है। इसका हमेशा हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो ये विरासत स्थल, इसका गठन कब हुआ था, 1972 में, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब देखिए क्या होता है कि दो चीजें और याद रखिएगा। 1972 में इसका गठन हुआ, लेकिन सबसे पहला ये जो सेलिब्रेट किया गया था, कब सेलिब्रेट किया गया था, 1982 में। 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के नाम से मतलब सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन ये एक्चुअल में ऑफिशियली कब सेलिब्रेट होने लगा, ये सेलिब्रेट होता है आपका 18 अप्रैल 1983 से, है ना। 18 अप्रैल 1983 से ये सेलिब्रेट होने लगा। इसीलिए हम 18 अप्रैल को किस दिवस के नाम से मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस के नाम से किसको मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस के नाम से हम मनाते हैं। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के नाम से कब मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, तो आप क्या बताएंगे, 18 अप्रैल को। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये ऑफिशियली, 1983, 18 अप्रैल 1983 से ये सेलिब्रेट होने लगा। इसीलिए हम विश्व विरासत दिवस इसी दिन से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था किसका, विश्व विरासत समिति का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। और ये कब से सेलिब्रेट करने जाने लगा, 1983 में, 18 अप्रैल 1983 से ये सेलिब्रेट किए जाने लगा। और प्रत्येक 18 अप्रैल को क्या होता है, विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए, विश्व विरासत स्थल के बारे में हमने जान लिया कि क्या होता है एक्चुअल में विश्व विरासत स्थल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व विरासत स्थल को, है ना, विश्व विरासत समिति जो बनाई गई थी 1972 में, उसको कितने भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहले उसके 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले क्या आता है हमारा नेचुरल विश्व विरासत स्थल, यानी प्राकृतिक जो है। दूसरी हमारी सांस्कृतिक महत्व के बारे में जो आती है, कल्चरल, है ना, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल या कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद हमारे यहाँ पे मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड मतलब जो कि कल्चरल और नेचुरल के कॉम्बाइंड बना हुआ है ना, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो नेचुरल वाला है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को समझिए यहाँ पे कि इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ साइंटिफिक महत्व होगा, यानी वैज्ञानिक महत्व होगा चीजों का। ठीक है, वैज्ञानिक महत्व होगा, यानी कि वो इंसान और प्रकृति को मिला के बनाया गया चीज होगा, वो हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएगा या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, कोई चीज जैसे अब कोई स्पीसीज हो गई, जैसे मान लीजिए चीता है, इसकी स्पीसीज अब क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे। तो इसको क्या करेंगे साइंटिफिक लोग, एक ऐसा प्लेस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, जो हमारे, है ना, बॉटनिस्ट वगैरह या फिर जूलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, उनके स्टडी से क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व कर देंगे, ताकि अब इनके ऊपर कोई भी आप शिकार ना करें। शिकार कर लेंगे तो आप उन चीज़ों को, तो क्या कहते हैं, उन पे आपको पूरा का पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा और 6 से 7 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व के अंदर, तो सबसे पहले आपकी लेक्स आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाई गई हैं। उसके बाद जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई और बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, है ना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारे प्राकृतिक वाले में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकार की, कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 7 है। तो 7 क्या है हमारे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या इंडिया में कितनी है, 7 है। आते हैं हम कल्चरल वाले पे। कल्चरल की अगर बात करें तो इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व का मतलब वहाँ का क्या, मतलब जैसे मंदिर हो गया, है ना, वहाँ का कोई स्पेसिफिक जो किला वगैरह, फोर्ट वगैरह हो गया, वो सारे हमारे क्या है, सांस्कृतिक वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ केव्स वगैरह भी हैं, गुफाएं। और मिक्स्ड में क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर। अगर हम कल्चरल की बात करें तो इसमें जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इस टाइम पे इंडिया में, है ना, कितनी है, 32 है। ठीक है, और मिक्स्ड की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, इंडिया में 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है वो कितनी है, 40 है। इस 40 में सबसे ज्यादा क्या है, कल्चरल है जो कि 32 है, और नेचुरल कितने हैं हमारे 7, 32 और 7 39, और एक मिला दिया तो हमारा क्या हो गया 40। समझ पाए यहाँ पे कि टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर इंडिया की बात करें तो 40 है, ठीक है, इंडिया की बात करें तो 40 है। यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की बात करेगा, पूरे विश्व में कितनी है, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करेगा, WHS का मतलब हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, तो ये है 1157, ठीक है। और किस देश में सबसे ज्यादा है तो इसकी बात करेंगे तो इटली में सबसे ज्यादा है। इटली में अब तक कितनी बन गई है पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 58, है ना। और इंडिया की बात करेगा यानी भारत की बात करेगा तो इंडिया में कितनी है अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आप क्या बताएंगे 40, ठीक है। इस तरीके से तो पूरे विश्व में अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी बनी है 1157, और इटली में कब कितनी है 58, है ना। इंडिया में कितनी है 40, जिसमें से जो प्राकृतिक वाली है वो कितनी है 7, और जो सांस्कृतिक वाली है कितनी है 32, है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं उसमें प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे 7, ठीक है। ये चीजें हमारी यहाँ पर इससे रिलेटेड। देखिए अब हम यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जाने से पहले हम इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया का ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये वाला भाग किससे लगता है, ये वाला भाग जो है ये पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग आता है इंडिया का, ये वाला इस साइड वाला, ठीक है, ये वाला किससे लगता है, चाइना से लगता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है नेपाल है, ये हमारा क्या है भूटान है, ठीक है। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और ये छुटकू सा जो दिख रहा है ये क्या है हमारा सिक्किम है, ठीक है, हमारा सिक्किम है, ठीक है। तो नेपाल हो गया, ये हो गया हमारा क्या भूटान हो गया। यहाँ तक समझ में आई चीजें, ठीक है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, तो सबसे पहले ये बताएंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कंफ्यूज नहीं होएगा। LOC की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो 1947 में आज़ादी के बाद यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग थे, कव्वाली लोग थे, इन्होंने कहाँ अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर के इस वाले भाग पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये वाला पूरा पार्ट इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इसमें, ठीक है। पूरा पार्ट जब कब्जा कर लिया तो इस टाइम पे जब अंग्रेज आए शासन करने, आए थे, तो इस पार्ट पे इसका एक लाइन खींच दिया और इसी को क्या बोल दिए LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिए, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो LOC जो है वो किसके बीच में है, तो गिलगिट और लद्दाख वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है गिलगित है, क्या है गिलगित है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला छुटकू सा पार्ट था ये आजाद कश्मीर था, आजाद कश्मीर, है ना, आजाद कश्मीर, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सफेद, अगर हम इसको मिटा दें तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आजाद कश्मीर है, और ये क्या है गिलगित वाला पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है POK बनता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इन दोनों को अगर हम मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा POK बन जाएगा। और POK का फुल फॉर्म क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इसी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बोलते हैं। ऑक्युपाइड मतलब अधिकृत। तो POK के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, गिलगिट और आजाद कश्मीर, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में आती है, तो आप क्या बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है। अच्छा, तो चाइना और इंडिया के बीच में आएगी, तो जो ये वाली लाइन आएगी चाइना इंडिया वाले में, इसको बोलेंगे मैकमोहन। कौन सा, मैकमोहन लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे, मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है चाइना और इंडिया के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। आई होप दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। अब देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ था चाइना इंडिया का, 1962 का इंडिया चाइना जो युद्ध हुआ था उसमें चाइना ने ये वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया, इतने,
इतने पार्ट पे ही चाइना ने कब्जा कर लिया और इसका नाम क्या हो गया, अक्साई चीन। क्या हो गया, अक्साई चीन। अक्साई चीन का नाम क्या हो क्यों पड़ा, क्योंकि चाइना ने इंडिया के इस पार्ट पे कब्जा कर लिया था। कब, जब 1962 का अटैक हुआ था। ठीक है, अब इसी पार्ट का ये वाला जो भाग है, ये वाली जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, LAC बोलेंगे। क्या, LAC, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LOC और LAC कहाँ पे हैं, ये दोनों समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे गिलगित और कश्मीर, आजाद कश्मीर को मिला दिया जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन जाता है। और इसी में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, और LOC हमारा ये वाला पार्ट है, LAC वाला हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद रेड मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या हो गया, LOC वाला भाग हो गया। ठीक है, LOC, और इसी पूरे को क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, अच्छा आपको ये वाला तो समझ में आ गया कि रेड क्लिफ लाइन ये है। अब एक आता है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन की बात करें तो ये कौन सा देश पड़ता है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, जो आजकल ज्यादा न्यूज में है। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये वाला जो भाग है थोड़ा सा इंडिया का लगता है, और यही वाला भाग कौन सा लाइन हो जाएगा, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन यानी डूरंड रेखा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जो अब डूरंड लाइन है ये किसके किसके बीच में है, तो आप यहाँ देखिए जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन की अगर हम बात करें, डूरंड रेखा की बात करें तो ये किसके किसके बीच में है, तो आप क्या बताएंगे, ये दो कंट्री के बीच में, एक इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, और दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इंडिया के कौन से भाग से लगता है ये, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया का ये गिलगित वाला भाग लगता है। ठीक है, इंडिया का गिलगित वाला भाग जो लगता है वो डूरंड लाइन होता है, ये वाला भाग। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डूरंड लाइन दो देशों के बीच में बनता है हमारा, किसका, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। इंडिया का कौन सा पार्ट, गिलगित। गिलगित और आजाद कश्मीर को मिला के ही क्या बनता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, LOC है, ये क्या है, LAC। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बना था, 1962 में। 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक करके इतनी जमीन कब्जा कर ली थी। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इसमें हमारा ये वाला जो पार्ट आ रहा था, ये लद्दाख का पार्ट आ रहा था, ये वाला पार्ट आ रहा था जम्मू वाला, ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमारा, ये वाला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये वाला पार्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट लगता है, उत्तराखंड का लगता है। उत्तराखंड के जस्ट नीचे हमारा यूपी वाला भाग लगता है। ठीक है, और यूपी के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बिहार वाला पार्ट लगता है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है हमारा, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट लगता है, पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसने ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये देखिए इधर कौन सी कंट्री है, चाइना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तिब्बत है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है, और ये हमारा नेपाल है। ठीक है, तिब्बत है यहाँ पे, तो तिब्बत पे हमारा यहाँ से मानसरोवर लेक है। इसी मानसरोवर लेक से हमारी एक नदी आती है जिसका नाम है सैंको नदी। कौन सी नदी, सैंको नदी। अब देखिए ये वाला भाग जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमारा नागालैंड, नागालैंड के नीचे हमारा क्या है, मणिपुर, मणिपुर के नीचे हमारा क्या है, मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, ये क्या हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो है ये है आसाम। ठीक है, तो ये जो नदी है, ये नदी निकल के आती है हमारी, ये नदी हमारी यहाँ से निकल के आती, देखिए ये यहाँ से नदी आई, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ से आते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम में एंटर करके बांग्लादेश में चली जाती। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं सांगपो रिवर। क्या, सांगपो रिवर, यहाँ पे इसको बोलते हैं सांगपो रिवर। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आएगी इसको हम दिहांग नदी बोलेंगे। दिहांग नदी के बाद हम आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं।
तो जहां पे इसे हम ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे आसाम में इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे जूम करके बना के देखते हैं। यहाँ पे जब जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हो गया आसाम। ठीक है, तो आसाम में जब ये एंटर करती है ऐसे, तो ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, यहाँ लिख देते हैं, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे यहीं पे कौन सा है, काजीरंगा है। क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब सिक्किम साइड से यहाँ से आती है एक ऊपर से, जिसका नाम है मानस रिवर। अब ये आती है हमारी मानस रिवर सिक्किम साइड से। ठीक है, और जहाँ पे ये मिलती है इसी के बैंक पे हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा कहाँ है, ये भी आसाम में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ है, आसाम में है। और मानस नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी कहाँ है, आसाम में है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। तो ये इसलिए कि आपको लोकेशन याद हो जाए कि आसाम में कौन कौन से हैं, काजीरंगा और मानस। ठीक है, ये नेचुरल वाले हमको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो याद करने में काम आएंगे। तो ये कब हुए थे सम्मिलित, तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये हमारे 1985 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, 1985 में जो सम्मिलित हुए थे काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क हुए थे। ठीक है, एक इसी के साथ और हुआ था, ये हमारा गुजरात वाला पार्ट है, ये हमारा राजस्थान वाला पार्ट है। राजस्थान में एक है केवलादेव नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, इसको जब हमारा कब दिया गया, इसको भी 1985 में ही दिया गया। ठीक है, तो 1985 में कितने हो गए, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं अब। ठीक है, अब हम डिटेल देखते हैं। आप लोकेशन देख लीजिए, राजस्थान में केवलादेव है, काजीरंगा, मानस। अब एक चीज और देख लीजिए यहीं पे साथ में, ये क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड ये है, तो उत्तराखंड में एक पड़ता है यहाँ पे नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी। अभी हम ईयर वगैरह सब लिखवाएंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, तो आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अभी लोकेशन देखिए, तो राजस्थान में क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी पे ये भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद हम आसाम में बात करें तो आसाम में कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 3 चीजें होगा आपको क्लियर होगी। आप 4 तो यही क्लियर हो गए, नंदा देवी, केवलादेव, मानस, काजीरंगा, 4। और नेचुरल में पाए कितने जा रहे थे, टोटल 7। ठीक है, जो नेचुरल थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कितने थे, 7 थे। ठीक है, तो ये 7 में हमने 4 तो देख लिए यहीं पे। ठीक है, एक हमारा आता है वेस्टर्न घाट पे, ये हमारा पश्चिमी घाट है। अभी इसको हम समझेंगे, अभी बस याद रखिए कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है। अब इस पश्चिमी घाट को कब दिया गया ये भी देखेंगे, 2012 में इसको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है उसका नाम है, तो ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को कब दिया गया, 2014 में। ठीक है, उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल। अब देखिए कितने हो गए, 7 हमको दिखाने, आप मैप में देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है वेस्ट बंगाल, एक हमारा ये है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में ही कौन सा डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी है, देखिए उत्तराखंड से जो नदी जाती है उसका नाम है गंगा, और ये हमारा यहाँ की ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलेगी यहीं पे क्या बनेगा हमारा, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र है और इधर से हमारी गंगा नदी आएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनेगा। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो अब इस सुंदरबन डेल्टा पे ये जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, तो आपके साथ के साथ दिख गया। पहला कौन सा है, आप देखिए 1985 में जो रखा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, और उत्तराखंड में नंदा देवी हो गया, हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कौन सा हो गया, एक
सुंदरबन, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। तो ये साथ के साथ जो नेचुरल वाले हैं हम पूरा मैप पे देख लिए। अब इसको एक एक करके डिटेल से पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम डिटेल पूरा देखते हैं। तो 1985 में जो पहला मिला था, 1985 की बात करें तो सबसे पहले किसको मिला था? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेटेड इन आसाम, कहाँ पे है? आसाम में है, ये आसाम में है, ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको कब रखा गया था? 1985 में रखा गया था। यहाँ पे क्या फेमस है? यहाँ पे जो फेमस है एक सिंह, ठीक है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? ये आसाम में लोकेटेड है। और फेमस किस लिए है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। कौन सा? काजीरंगा, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। तो ये 1985 में पहला हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इस कहाँ पे है? आसाम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। क्या फेमस है? एक सींग वाला गेंडा फेमस। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा क्या आता है? मानस नेशनल पार्क। देखिए 1985 में 3 को मिला था। पहला हो गया काजीरंगा, दूसरा हो गया मानस नेशनल पार्क, और तीसरा हो जाएगा नंदा देवी। तो हम दूसरा की यहाँ की बात करें तो मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो मानस नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी आसाम में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है। यहाँ की जो फेमस चीज है वो क्या है? वाइल्ड वाटर बुफेलो। वाइल्ड वाटर बुफेलो मतलब जंगली पानी वाली जो भैंस है वो यहाँ की फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि कौन से बैंक पे है, मतलब किस नदी के बैंक पे, कौन किस नदी के किनारे पे है, तो आप क्या बताएंगे? मानस रिवर यानी मानस नदी के किनारे पे हमारा क्या है? मानस नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, ठीक है। 1985 में ही तीसरा आता है। 1985 में तीसरा जो आता है उसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। आप देखिए यूपी SSC पेट का जो पेपर दिए होंगे उसके सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि जो केवलादेव नेशनल पार्क ना हो के वहाँ पे क्या था? वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि अभी ये वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया है। तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप क्या बताएंगे? भरतपुर राजस्थान में, ठीक है, भरतपुर राजस्थान में क्या लोकेटेड है? केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। और ये फेमस किस लिए है? तो फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी पाई जाती है। क्या? प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटेड बर्ड पाए जाते हैं, माइग्रेटेड बर्ड पाए जाते हैं, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। उसमें भी क्या फेमस है? हमारा फ्लेमिंगो। उसमें भी क्या फेमस है? हमारा फ्लेमिंगो। तो जो फ्लेमिंगो नामक पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? तो केवलादेव। ये असल में न्यूज में क्यों था? इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले एक साल पहले यहाँ पे करीब नहीं तो 200 पक्षियों के आसपास जो पक्षियां थी डेड कर गई थी, इसीलिए ये ज्यादातर न्यूज में था और इसीलिए ये पूछा भी गया था पेट में, ठीक है। ये फ्लेमिंगो नामक पक्षी के लिए फेमस है। दूसरा का हम यहाँ पे बात करते हैं, बैंक कौन सी नदी के किनारे है? तो आप क्या बताएंगे? जो गंभीर नदी है उसके किनारे ये स्थित है। कौन सी नदी के किनारे केवलादेव स्थित है? गंभीर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये 1985 वाले हो गए कंप्लीट। उसके बाद हम यहाँ पे 1985 के जो आगे वाले हैं 1987 वाले जिसमें नंदा देवी वगैरह को दिया गया है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें हमारा क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं उसकी, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।